हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, आज हम लोग अपनी करंट अफेयर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं। मैं हर दिन द इंडियन एक्सप्रेस आपके लिए लेके आता हूँ और जो उनमें से इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं और मैं अखबार की कटिंग भी आपके सामने छोटी से लगा देता हूँ ताकि आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो तो उसे पढ़ सकते हो। ठीक है ना। मेरा बस कटिंग लगाने का ये मतलब होता है कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ पे जानकारी बता रहा होता हूँ और मैं बोल भी रहा होता हूँ। ठीक है, तो आप लोग एक एटलीस्ट क्या किया करो, एक कॉपी और पेन लेके बैठा करो ताकि थोड़ा सा नोट कर सको। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले पेज नंबर 1 पे। आज पेज नंबर 1 पे 2-3 दिन से खबरें नहीं मिल रही थी, लेकिन आज खबर मिल चुकी है और ये इंपॉर्टेंट खबर है। देखिए, एनईपी की नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी भी बनाई गई है वो खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 1 पे ये देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग एनईपी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, यहां पे समझिएगा राष्ट्रीय जो शैक्षिक जो पद्धति अभी आने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। पॉलिसी को क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक। ठीक है, पॉलिसी जो भी है पॉलिसी लिख देता हूं मैं, राष्ट्रीय शैक्षिक पॉलिसी। ठीक है, यहां पे बात समझिएगा, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो समझिएगा। देखिए, अभी तक क्या होता था, अगर आप लोग पढ़ते थे तो अगर मैं जैसे गवर्नमेंट स्कूल की बात करता हूं तो ये होता था कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक का एक सेशन चलता था। ठीक है, उसके बाद कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 8 तक का एक सेशन चलता था। ठीक है, उसके बाद कक्षा 9 और 10 का एक सेशन चलता था और उसके बाद क्या होता था 11 और 12 का एक सेशन चलता था। ठीक है, इसे क्या कहते थे, इसे कहते थे प्राइमरी स्टेज। ठीक है, प्राइमरी। ठीक है, इसे कहते थे अपर प्राइमरी कहते थे आप, और फिर इसे कहते थे आप सेकेंडरी कहते थे। ठीक है, सेकेंडरी कहते थे और इसे कहते थे आप हायर सेकेंडरी। ध्यान रखिएगा, हायर सेकेंडरी कहते थे। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे ये है, इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। बदलाव क्या किए गए हैं ये समझिएगा। हाँ, एक से जो आपकी प्री क्लासेस होती थी, जो आप कहते थे पीजी या फिर नर्सरी, केजी, उन सबकी वो प्री क्लासेस होती थी, वो से आप कहते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ सब ये जो फंडा है इसको पूरा हटा दिया गया है। अब आया क्या है नया फंडा, नया फंडा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या आया है 5+3+3 और +4 ये फंडा आया है। अब ये फंडा क्या है समझिएगा, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं हटा देता हूं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ये है कि जो ये 5 है ये दर्शाता है आपकी बेसिक स्कूलिंग को। किसको दर्शाता है, बेसिक स्कूलिंग को। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें होता है प्ले ग्रुप, ये होता है प्ले ग्रुप, होता है पीजी जैसे बोलते हैं। ये पीजी वाला नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला नहीं है, ये पीजी आपका प्ले ग्रुप है। जो बच्चे अगर आपको कुछ पढ़ना नहीं सिखाया जाता, सिर्फ खेलना सिखाया जाता है, खिलौनों के साथ खेलिए आप लोग। ठीक है, दूसरा होता है यहाँ पे नर्सरी। ठीक है, तीसरा होता है केजी। केजी का कुछ लोग फुल फॉर्म नहीं जाते, किंडर गार्डन होता है। ठीक है, किंडर गार्डन होता है। ठीक है, इसके बाद चौथा चलते हैं हम लोग फर्स्ट। यहां फर्स्ट क्लास आ जाती है और 5वीं आ जाती है सेकंड क्लास। ठीक है, सेकंड क्लास। ठीक है, तो जो हमारा 5 रिप्रेजेंट करता है ये हमारी 5 बेसिक स्कूलिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद चलते हैं तो ये जो 3 लिखा हुआ है इनमें कौन कौन सी क्लासेस आती हैं, तो इनमें ध्यान दीजिएगा। इनमें आती हैं आपकी सेकंड हो गई, 3rd से लेकर के 5th तक, 3 से लेकर के 5th क्लास तक की इसमें आती है। ये जो अगला 3 है ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें दिखाता है कि कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक। ठीक है, जैसे आप मैट्रिक भी कहते हो, मैट्रिक कक्षा 8 को कहते हैं, तो मैट्रिक क्लासेस जो होती है बेसिक, ठीक है, उसको आप कहते हो। इसके बाद हम लोग ये 4 है जो आपकी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एक ही में मिक्स कर दी गई है। ठीक है ना, इसे अपर हायर एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, हायर सेकेंडरी कहते हैं, अपर हायर सेकेंडरी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 9 से लेकर के 12 तक। ठीक है, इस जो है
क्या कहते हैं इस पोर्टफोलियो में बेसिकली बांटा गया है। ठीक है, आपसे आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, और क्या चेंजेस किए गए हैं? चेंजेस ये क्या किए गए हैं यहाँ पे, और चेंजेस किए गए हैं देखिएगा। पहली बात तो राज्य स्तर पर यहाँ पे मातृभाषा का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। कक्षा 5 तक, क्लास 5 तक, क्लास 5 तक जो है आपको मातृभाषा में या मदर टंग में पढ़ाना अनिवार्य है। पहले अनिवार्य नहीं था, अब क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, मदर टंग। यहां पे ये बच्चे अब गलती मत करिएगा कि यहां पे मदर टंग का मतलब हिंदी है। अगर आप जिस रीजन में रह रहे हो वहां की जो मदर टंग है, जैसे कोई साउथ इंडिया में रह रहा है तो वहां पे कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु जो भी लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे आप बिहार में हो तो वहां पे क्या बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है। तो मैथिली भाषा वहां की क्या हो जाएगी, मदर टंग हो जाएगी। अगर आप अवध रीजन के हो, यूपी ईस्ट रीजन के हो, तो वहां पे अवधी भाषा बोली जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ वहां पे कौन सी बोली जाती है, कहते हैं बघेली भाषा बोली जाती है। अगर आप वेस्ट यूपी के, तो वेस्ट यूपी में कौन सी भाषा बोली जाती है, आपकी कन्नौजी बोली जाती है, खड़ी बोली जाती है। तो वहां पे उस मदर टंग का, जिस आप रीजन में रह रहे हो वहां की मदर टंग में आपको पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, कक्षा 5 तक के लिए। दूसरी बात मैं बात करता हूं कि अभी तक मिड डे सिर्फ मील मिलती थी, मिड डे मील मिलती थी, लेकिन अब क्या होगा, मिड डे मील के साथ आपको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गई स्कूलिंग की बात, ये तो हो गई स्कूलिंग की बात। अब इन्होंने जो आपकी ग्रेजुएशन होता है, जैसे आप हायर एजुकेशन कहते हो, उसके लिए क्या किया है, तो हायर एजुकेशन के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ किया। अभी जाइएगा नहीं आप लोग, ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा चलने वाला है। तो यहां पे समझिएगा हायर एजुकेशन के लिए क्या किया है, हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या किया है, पहली बात तो जो फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं, जो फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, उनको बुलाने का प्रस्ताव दिया है। दूसरी बात मैं बात करूं कि यहां पे जो ग्रेजुएशन कोर्स होंगे, ग्रेजुएशन कोर्स होंगे वो 4 साल के होंगे। ठीक है, यहां पे हर ग्रेजुएशन कोर्स 4 साल का नहीं होगा। जो फॉरेन यूनिवर्सिटी आएंगी अगर वो ग्रेजुएशन कोर्स कराना चाहती हैं तो वो उनका ग्रेजुएशन कोर्स जो होगा वो 4 साल का होगा। ठीक है, यहां पे ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, अगली बात करते हैं कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं या एचआरडी मिनिस्टर होते हैं वो कौन है, रमेश चंद्र पोखरियाल जी हैं। ठीक है, तो नाम बहुत ध्यान रखिएगा, रमेश चंद्र पोखरियाल जो हमारे कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इसमें कुछ खास नहीं था और आगे चलते हैं। चलिए पेज नंबर 13 पे चलते हैं, या एक्सप्लेनेशन का पेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो जो भी कोविड-19 क्यों न्यूज़ है मैं नहीं बताता हूँ, आप लोग खुद देख लिया करिए। ठीक है, कि नंबर ऑफ केसेस कितने हो रहे हैं, अब तो हर दिन 1 लाख केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोटीन फाउंड किया गया है, इम्यूनो प्रोटीन है, एंडोजेनस प्रोटीन। तो एंडोजेनस प्रोटीन क्या होता है पहले समझिएगा, एंडोजेनस प्रोटीन के बारे में ये पूरी लेक्चर है, एंडोजेनस प्रोटीन। ठीक है, एंडोजेनस प्रोटीन के ऊपर ये पूरा है। तो इस समझिएगा एंडोजेनस प्रोटीन कौन बनाती है, हमारी जो खुद की बॉडी होती है वही एंडोजेनस प्रोटीन क्या करती है, रिलीज करती है। ठीक है, वह हमारी खुद की बॉडी ही बनाती है एंडोजेनस प्रोटीन। अब एंडोजेनस प्रोटीन का काम क्या होता है, जब भी कोई बाहर से कोई ऐसा वायरस आ जाता है या कोई बैक्टीरिया आ जाता है जो हमारे शरीर को हार्म पहुंचाता है, तो ये उस समय क्या करते हैं, इम्यूनो सिस्टम का काम करते हैं या इम्यून करने का काम करते हैं, बॉडी को इम्यून, ठीक है, इम्यून करने का काम करते हैं। तो यहां पे एक प्रोटीन खोजा गया, एंडोजेनस प्रोटीन के अंदर एक प्रोटीन खोजा गया है, उसका नाम है, मैं बता देता हूं, LY6E। ये प्रोटीन है LY6E, ये प्रोटीन है बेसिकली। और इस प्रोटीन को 2017 में खोजा गया था, 2017 में। आप कहोगे जो है, देखिए मैं बता देता हूं, ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन कोरोना वायरस को रोकता है, कोरोना वायरस को अटैक करने से अपनी बॉडी में, कोरोना वायरस को बेसिकली अटैक करने से हमारी बॉडी में रोकता है। ठीक है, सीधी बात। अब आप बोलोगे 2017 में खोज लिया गया था, तो मतलब उस समय क्या वो कोरोना वायरस खोज लिया था क्या?
जी हाँ, कोरोना वायरस जो खोजा गया था वो 2017 से भी पहले खोजा गया था, 2015 में नियर अबाउट। मैं आपको बता देता हूं, इजराइल की एक वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है और साथ ही साथ वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो चाइना वाली है, उन दोनों ने शोध ये बहुत सालों से चल रहा है और नियर अबाउट 2015 से शोध चल रहा है कोरोना वायरस के ऊपर। जो प्रेजेंट टाइम का कोरोना वायरस है उसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, सार्स कोरोना वायरस 2, उसके ऊपर शोध चल रहा है 2015 से, ठीक है। तो कौन कौन सी दो जो लैब थी सम्मिलित थी, इसमें इजराइल की एक वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट था और साथ ही साथ वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। वो दोनों के दोनों जो इंस्टीट्यूट थे 2015 से कोरोना वायरस के ऊपर काम कर रहे थे। उसके बाद 2017 में एक इंडोजेनस प्रोटीन खोजा गया LY6E नाम का, जो कोरोना वायरस को अटैक करने से रोकता है, ठीक है, जो कोरोना वायरस को अटैक करने से रोकता है। और ये किसने खोजा था? ये इजराइल या चाइना ने नहीं खोजा था ये प्रोटीन खोजा था स्विट्जरलैंड की एक वायरोलॉजी कंपनी ने, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड की एक वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ने खोजा था। उस इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी ये कहां पे है? ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड की एक इंस्टीट्यूट ने बेसिकली 2017 में ये वायरस प्रोटीन खोजा था जो कोरोना वायरस के इफेक्ट को रोकता है। अब आप बोलोगे कि यह इफेक्ट को रोकता है तो फिर बाद में इस पे सीरम क्यों नहीं बनाई गई? भाई सीरम इसलिए नहीं बनाई जा पा रही है क्योंकि उस समय ये नहीं सोचा गया था कि इतना बड़ा पैंडेमिक आ जाएगा, ठीक है। और मैं दूसरी बात ये भी बता देता हूं कि ये केवल रोकने का काम करता है, खत्म करने का काम नहीं करता है कोरोना वायरस को, ठीक है। आगे बात करते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो मल्टीपल होते हैं, पर जिसमें अगर LY6E जो प्रोटीन है वो कम पाया जाएगा तो वहां पे कम रोक पाएगा और लोगों की मौतें या डेथ या मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहां पे ये खाली रोकता है, ये खत्म नहीं करता है, तो ठीक है। इतनी सी बात थी इस हमारे आर्टिकल में। चलिए आगे बात करते हैं। जून की आज 31 तारीख है और मैंने कल ही आपको बता दिया था कि कौन सा डे मनाया जाता है। 31 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है, तो आप लोग बताइएगा। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जुलाई का जो 31 है वहां मनाया जाता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एप्रिसिएशन डे, ठीक है, एप्रिसिएशन डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये डे कब मनाया जाता है? 31 जुलाई को नहीं मनाया जाता है, ये मनाया जाता है लास्ट फ्राइडे ऑफ जुलाई। कब मनाया जाता है? एक्चुअल में लास्ट फ्राइडे ऑफ जुलाई। और संयोग से इस बार जो लास्ट फ्राइडे ऑफ जुलाई पड़ा है वो कब पड़ा है? आज के दिन पड़ा है, 31 जुलाई के दिन पड़ा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं सिस्टम व्यवस्थापक प्रोत्साहन दिवस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सिस्टम व्यवस्थापक प्रोत्साहन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये मनाया ही क्यों जाता है? मैंने आपको कल भी बताया था, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो भी आईटी सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, उनके एप्रिसिएशन के लिए डे मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, हम लोग अगले पेज पे चलते हैं, द इकोनॉमी के, और पेज नंबर 17 है ये, द इकोनॉमी का पेज है। यहाँ पे जीएसटी के ऊपर कुछ न्यूज है, ये हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो जीएसटी के बहुत सारे ड्यूज हैं और इनके ऊपर बहुत सारी न्यूज है, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे राज्यों का मतभेद है। तो यहाँ पे आपको पता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब बनाया गया था? ये 1 जुलाई 2017 को इसको क्या कर दिया गया था? पूरे देश में लागू कर दिया गया था, ठीक है। एक्ट पारित करके 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया था। आपको पता है कि जीएसटी के अंदर 5 स्लैब होते हैं। कितने स्लैब होते हैं? 5 स्लैब होते हैं। अगर किसी ने 4 स्लैब बोला पिटेगा, ठीक है। एक तो होता है 0% का, एक होता है 5% का, एक होता है 12% का, एक होता है 18% का,
और एक होता है आपका 28% का। ठीक है, 28%। देखिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं जो 18% पे आते हैं, कुछ 12 दवाइयां कुछ 12% पे भी आती हैं, कुछ दवाइयां 18% पे भी आती हैं। ठीक है ना, 28% का देखिएगा, 28% में जो चीजें आती हैं वो ज्यादातर क्या होती हैं, आपकी सुख सुविधाएं वाली चीजें होती हैं, जैसे कार हो गई, ठीक है, एसी हो गई, ये जो आपको सुख प्रदान करती हैं और बहुत ही लग्जरियस चीजें होती हैं, वो 28% के अंदर में आती हैं। ठीक है, मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि जब जीएसटी लागू हुआ था तब उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला था। अच्छा एक बात समझिएगा कि जो जीएसटी का सारा कलेक्शन होता है वो किसके पास आता है, जीएसटी का जो सारा कलेक्शन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है। ठीक है, लेकिन यहां पे जो भी जीएसटी का पैसा आता है वो बांटना पड़ता है राज्यों के साथ। ऐसा नहीं होता सारा का सारा पैसा खुद ही रख लिया, तो वो कैसा किसमें बंटता है, कुछ राज्यों में बंटता है, राज्यों में बंटता है, उसका प्रतिशत होता है। ठीक है, राज्यों में बंटता है और उसके बाद कुछ बंटता है केंद्र के पास रहता है। ठीक है, राज्यों का एक हर एक राज्य का एक पर्टिकुलर पैसा होता है, वो उस राज्य को उस पूरे वर्ष में उस जीएसटी का मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो केंद्र को उसकी भरपाई करनी पड़ती है। केंद्र को क्या करना पड़ता है, वो जो घाटा होता है उसकी भरपाई करनी पड़ती है। ऐसा ही हुआ है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 20 की बात करूं जो अभी बीत चुका है, 31 आपका मार्च को बीत चुका है, उस फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो उसमें कुछ घाटा हुआ था। किसका घाटा हुआ था, जीएसटी का कुछ घाटा हुआ था। और अभी भी जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है 2021 में, उसमें भी घाटा हो रहा है। तो राज्य सरकारों की मांग है कि उनके पास तो जीएसटी का वो कलेक्शन नहीं आ पा रहा है जो उनके पास आना चाहिए। एक पर्टिकुलर आबादी पर एक पर्टिकुलर पैसा आता है, ठीक है, तो वो जीएसटी कलेक्शन नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे राज्यों ने खेद व्यक्त किया था और एक पत्र भी लिखा था केंद्र सरकार को कि हमारा पैसा जो है वापस किया जाए। अब यहां पे अगर ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है, राज्य और केंद्र के बीच में पैसों का डिस्प्यूट हो जाता है, तो कौन सी संस्था आती है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, वित्त आयोग। वित्त आयोग आता है। ठीक है, वित्त आयोग जो है भाई वो आर्टिकल 280 का है। ठीक है, आर्टिकल 280, ये आर्टिकल 280 के अंदर हमारे अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, संविधान में अगर राज्य सरकारों केंद्र सरकारों के बीच में पैसे का कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो किसके अंदर जाता है, वित्त आयोग के अंदर जाता है। अभी ये मामला यहाँ पे केंद्र क्या कह रहा है, केंद्र ये कह रहा है कि हमारे पास पैसा है नहीं जो हम आपको दे सके, तो राज्य सरकार कह रहे हैं कि हम अभी आपको केंद्र वित्त आयोग लेके चलेंगे और वित्त आयोग ही हमारा निपटारा करेगा। ठीक है, तो यहाँ मेरा बताने का इतना सा मकसद था कि आपसे पूछ सकते हैं कि वित्त आयोग का आर्टिकल कौन सा होता है या अनुच्छेद कौन सा होता है, तो नाम ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 280। ठीक है, वित्त आयोग से फाइनेंशियल कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन, यहां पे ये चीज ध्यान रखिएगा। एक और आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, तो अजय भूषण जी हैं। ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी या वित्त सचिव आपसे पूछ सकते हैं, ये नाम ध्यान रखिएगा, अजय भूषण जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। आप लोग लिखते रहा करिए। ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, पेज नंबर यहाँ पे द इकोनॉमी पे ही चलते हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज तो नहीं है, मारुति सुजुकी की है। तो मारुति सुजुकी का अभी हाल ही में क्या हुआ है, जून क्वार्टर में लॉस हुआ है 249 करोड़ का। ठीक है, तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इंडिया लिमिटेड, इसका भी हाल ही में क्या हुआ है, घाटा हुआ है 249 करोड़ का। 249 करोड़ का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, जून क्वार्टर में। जब भी मैं आपसे बोलता हूं कि कोई क्वार्टर में लिख रहा हूं तो क्वार्टर का मतलब होता है तिमाही, जून तिमाही। तो इसका मतलब क्या हुआ, जून से 2 माह और पहले ले लीजिए, मतलब मई ले लोगे आप और अप्रैल ले लोगे। ठीक है, अप्रैल ले लोगे, इसे कहते हैं जून क्वार्टर। जो लास्ट मंथ होता है उससे कहते हैं हमारा, उसका क्वार्टर कह देते हैं। ठीक है, तो जून क्वार्टर हो जाएगा। तो जून क्वार्टर में 249 करोड़ की जो है वो क्या हुई है, डिक्रीज हुआ है इसका पैसा। ठीक है, MSIL बेसिकली बोलते हैं। अगर मैं इसके टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो टोटल रेवेन्यू जो हुआ था, टोटल रेवेन्यू की बात करूं, रेवेन्यू की, तो वो भी डिक्रीज हुआ है। अगर मैं जून 2019 की बात करता हूं तो समथिंग 18,000 करोड़, समथिंग 18,000 प्लस करोड़ जो था
वो उसका रेवेन्यू हुआ था, जबकि जून 2020 में जो रेवेन्यू हुआ है वो करीब 3000 समथिंग करोड़ हुआ है, 3000 प्लस करोड़ जो रुपए रेवेन्यू हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, करीब 15,000 करोड़ का नियर अबाउट डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। चलिए, यहां तक तो हमारी हो गई अखबार की न्यूज, ठीक है। मैं आज आपको एक छोटी सी और चीज पढ़ाना चाहता हूं कि हमारी जो स्किन का कलर होता है वो कैसे चेंज होता है। आप लोग देखते होंगे कुछ लोग गोरे होते हैं और कुछ लोग होते हैं उनका रंग डार्क होता है, ठीक है, और कुछ लोगों का रंग आप देखते होंगे बहुत सारे पैचेस पड़े होते हैं, या कुछ लोग कुछ ज्यादा ही एकदम सफेद होते हैं। वो कैसे होता है, देखिए हमारे शरीर में एक मेलानिन नाम का तत्व पाया जाता है, ठीक है, मेलानिन नाम का तत्व पाया जाता है। ये नेचुरल पिगमेंट होता है, ठीक है, नेचुरल पिगमेंट करता है, ठीक है, नेचुरल पिगमेंट करता है, मतलब हमारी बॉडी को नेचुरली रंग देता है मेलानिन नाम का तत्व, ठीक है। मेलानिन जिसकी बॉडी में ज्यादा होता है, पहली बात ध्यान रखिएगा, अगर ये ज्यादा मेलानिन है तो क्या करेगा, तो आपका रंग गाढ़ा होगा, ठीक है, गाढ़ा होगा, ठीक है। दूसरी बात जो करते हैं, अगर आपके शरीर में कम मेलानिन है तो क्या होगा, आपका रंग मतलब गोरा हो जाएगा, ठीक है, गोरा या कम गाढ़ा होगा, ठीक है। तीसरी बात करते हैं, अगर आपकी मेलानिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो क्या होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपके पैचेस पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा पैच पड़ने लगते हैं, पैच पड़ने लगते हैं, सफेद सफेद धब्बे टाइप के होने लगते हैं, ठीक है। और हाइपर पिगमेंटेशन क्या होता है, जब आपकी बॉडी में कुछ ज्यादा ही एक्सेस मात्रा में हो जाता है तो हाइपर पिगमेंटेशन की वहां पे प्रक्रिया आने लगती है। मेलानिन जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता देता हूं, 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है, पहला होता है EU मेलानिन, ठीक है, थोड़ा सा बायोलॉजी का पार्ट है लेकिन समझने वाला है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा होता है फियोमेलानिन, ठीक है, और तीसरा होता है न्यूरोमेलानिन, ठीक है। ये 3 टाइप के मेलानिन होते हैं। अब यहां पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वैसे तीनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन तीनों का अपना अपना कार्य होता है, और जो तीनों में ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो EU मेलानिन होता है। ये क्या करता है, अगर आपकी बॉडी का जो रंग होता है, पहली बात तो आपकी बॉडी का रंग, ठीक है, बॉडी का जो रंग होता है वो EU मेलानिन के कारण ही चेंज होता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, अगर EU मेलानिन आपके बॉडी में कम होता है, ठीक है, कम होगा तो क्या होगा, बेसिकली यहां पे आपका जो बॉडी होगी उसमें बी वॉयलेट जो यूवी रेज होंगी, यूवी बी रेज, ऐसे लिख देता हूं मैं, जो आपकी यूवी बी रेज होंगी। देखिए यूवी कितने तरह की रेज होती हैं, 3 तरह की होती हैं। एक यूवी क्या लिख रहा हूं मैं, यूवी ए होती है, यूवी बी होती है और यूवी सी होती है। जो सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है वो सी होती है, उससे कम हार्मफुल होती है बी, और उससे कम हार्मफुल ए होती है। लेकिन यहां पे यूवीसी रेस उतनी मात्रा में आ ही नहीं पाती है पृथ्वी में, सबसे ज्यादा मात्रा में आती है यूवी बी रेस। तो अगर जिसमें मेलानिन कम होगा तो यूवी बी रेस वो ज्यादा स्किन पे पड़ेगी, और यूवी बी रेस ज्यादा स्किन पे पड़ेगी तो उसका कॉज क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, कैंसर उसका रीजन हो जाएगा, ठीक, कैंसर हो जाएगा उसके। तीसरी बात करते हैं आंखों की जो पुतलियां, आईज का जो कलर होता है, आईज का जो कलर होता है वो किसके रीजन से चेंज होता है, EU मेलानिन से चेंज होता है। अगर फियोमेलानिन है, फियोमेलानिन कम ज्यादा है तो आपके बालों का रंग बदलेगा, ठीक है, बालों का रंग बेसिकली बदलता है। और न्यूरोमेलानिन में क्या होता है, ये बेसिकली पाया जाता है आपके ब्रेन्स में, ये आपके कहां पाया जाता है, ब्रेन्स में। अगर इसकी कमी या अधिकता हो जाती है तो आपके न्यूरो की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने बॉडी को जरूर रेस्ट दीजिए, ठीक है। तो आज की जो करंट अफेयर थी वो यहीं तक मैं रखता हूं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक करना। तब तक चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।